Hey guys, welcome to our channel Trade Booms, जहां हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी बातें करते हैं और नॉलेज लेते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कॉन्फिडेंट हो पाए। ओके। मार्केट में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो आपको सिखाए जाते हैं बहुत ज़्यादा पैसा लेके, 1 लाख 2 लाख रुपए लेके। मेरा एफर्ट ये है कि मैं आप लोगों को एक कोर्स प्रोवाइड कर पाऊँ जो बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक का हो। और इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर कर पाऊँगा। सो आपका साथ चाहिए और अराउंड हाफ एन आवर का होगा। सो अपना बेस्ट दीजिए चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि अगर आपने अपने हाफ आवर ज़िंदगी के दे दिए तो आप में एक नया स्किल डेवलप हो जाएगा, जिससे आपको एक नई नॉलेज भी मिल रही है और फ्यूचर में आपको बहुत काम देने वाला है। यार ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देख लेते हो, एक ऐसा वैल्यूबल वीडियो देखो जिससे आपको ज़्यादा नॉलेज मिले और वो नॉलेज आप पास ऑन कर पाओ लोगों को। ठीक है, मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल पाए और हमारी जीडीपी में ग्रोथ हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो एज यू नो द टाइटल ऑल अबाउट द स्टॉक मार्केट बेसिक्स टू एडवांस, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। सी, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ के सिटीजन्स को इसकी जीडीपी में ग्रोथ कराने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जीडीपी जो होता है वो कंजम्पशन पावर को देख के कैलकुलेट होता है। तो जितना ज़्यादा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे वो हमारी परचेजिंग पावर को इम्प्लीमेंट होगा और ये हमारी जीडीपी को एक पुशअप देगा। उससे पहले हम लोग एक बात करते हैं एक छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसको बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे क्या होता है, आपको छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना पड़ता है, मंथली इन्वेस्टमेंट टाइप, और ये आपको कुछ सालों के बाद बहुत अच्छा रिटर्न देती है, क्योंकि ये जो रिटर्न होता है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट का होता है। सो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये एक पीरियडिकल स्मॉल अमाउंट का होता है, लमसम अमाउंट पे आप डाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वीकली मंथली क्वार्टरली का होता है। ओके, कहाँ से कर सकते हैं, तो बैंकिंग ऐप भी आपको प्रोवाइड करती है आजकल। और अगर आपको ब्रोकर फर्म टाइप चाहिए तो ज़ीरोधा हो गए, ग्रो हो गया, पेटीएम हो गया, सब जगह आपको मिल जाएगा। कब से स्टार्ट करना है, मैं तो बोलता हूँ जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा आगे के पीरियड के लिए। आप इसको मिनिमम लेवल 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कैलकुलेटर है जहाँ पे आप कैलकुलेट करके अपने गोल्स को सेट करके डिसाइड कर सकते हैं कि कितने रुपए आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे इन्वेस्ट करके और कितना आपका एम है। तो ये कैलकुलेटर वगैरह मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ वहाँ से भी आप जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है जहाँ पे कंपनीज़ आके अपने शेयर्स को लिस्ट कराती है। ओके, आईपीओ लाके अपना, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्यों आती है कंपनीज यहाँ पे, कंपनीज अपने फंड को रेज करने के लिए आती है यहाँ पे। ओके, पब्लिक से पैसे लेती है वो और अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। तो जब एक कंपनी अपने आप को लिस्ट करने के लिए आती है उसकी एक कंडीशन होती है कि 90% ऑफ द सब्सक्रिप्शन, जितना वो रेज़ करना चाहती है अमाउंट, वो सब्सक्राइब्ड हो। 90% लोग अपना इंटरेस्ट वहाँ पे शो करें, तभी वो कंपनी जाके लिस्ट होती है। ओके, तो अपने इंडिया में 2 मेजर एक्सचेंज है स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, उसको बोलते हैं निफ्टी 50। ओके, और इसकी वेबसाइट के लिंक्स वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे भी आप जाके ज़रूर से चेक करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन वेबसाइट्स में जाके सर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज ग्रो करेगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है सेंसेक्स। तो अब ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या रिफ्लेक्ट करती है, ये रिफ्लेक्ट करती है, निफ्टी 50 रिफ्लेक्ट करती है टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया और सेंसेक्स रिफ्लेक्ट करता है टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया।
और निफ्टी 50 और सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज सेंसेक्स में है वही कंपनीज निफ्टी 50 में भी है। ओके। और इंडेक्स क्या बताता है? इंडेक्स बताता है एक पैरामीटर ग्रोथ ऑफ द कंपनीज का। ओके। फिर अगर आपको पता चल गया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ओके, कंपनीज वहाँ पे लिस्ट करती है, अब आपको स्टॉक कैसे एनालाइज करना है? तो स्टॉक को एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो तरीके, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आपके कंपनीज के परफॉर्मेंस को देखता है, उसके पास्ट ट्रेंड्स को देखता है, ओके। और टेक्निकल एनालिसिस आपके ट्रेंड को देखता है। तो चलिए बात करते हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस को देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर है अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी जो परफॉर्म कर रही है उसका अर्निंग पर शेयर कितना है उसके सारे खर्चे वगैरह काटने के बाद, ठीक है। और ये अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट होता है उसका अर्निंग डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमें पता चलेगा कि कंपनी परफॉर्म तो कर रही है तो उसका अर्निंग कितनी हो रही है, और वो पर शेयर के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये बताता है कि क्या शेयर प्राइस जो अभी चल रहा है वो उसके लायक है, और मतलब कितना ज़्यादा हम लोग पैसा देने के लिए कन्विंस्ड है उस शेयर के लिए, ओके। मतलब ये बताता है कि वो शेयर कितना महंगा चल रहा है वो शेयर प्राइस। तो पी रेशियो हो गया आपका प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर, ओके। और फैक्टर्स क्या बताते हैं, ये पास्ट और प्रेजेंट ग्रोथ को देखते हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वार्टरली बेसिस में हम लोग एनालाइज करते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम लोग एनालाइज करते हैं। तो वो एक ग्रोथ रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हर क्वार्टर में उसका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा होना चाहिए, माने इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल्स, मतलब जो कंपनी बिजनेस कर रही है उसमें फ्यूचर का ग्रोथ हो, ओके। वो ऐसी चीज़ों में बिजनेस कर रही है जिसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और एक्सपेंशन भी हो सकता है। फेस वैल्यू, अब जब एक कंपनी नई नई लिस्ट होती है तो सारी कंपनीज का एक प्री डिफाइंड फेस वैल्यू होता है कि ये हमारी कंपनी का ओपनिंग माने फिक्स्ड प्राइस है, जिसके हिसाब से वो लोग अपने कैपिटल को इनिशियली रेज किया होता है, ओके। तो फेस वैल्यू आपका क्या हो गया, इनिशियल कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है अपने एसेट्स और लायबिलिटी के हिसाब से। तो ये कैलकुलेट होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। फिर लिस्टिंग आईपीओ, आईपीओ की हमने बात की कि जब कब कोई नई कंपनी आती है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए तो उसको आईपीओ लेके आना पड़ता है, और अगर पब्लिक उसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो उसको एक बहुत अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन मिलता है। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू बताता है कि कंपनी अभी किस वैल्यू में ट्रेड कर रही है, ओके, मार्केट में। तो एल आपका हो गया लास्ट ट्रेडेड प्राइस इंटू नंबर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ओके। फिर आपका प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो बताता है कि प्राइस एज कम्पेयर टू द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। ये आपके प्राइस को और बुक वैल्यू को कंपेयर करता है, तो प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। फिर एक और रेशियो है पैग रेशियो। पैग रेशियो इज़ द प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, मतलब ये दो चीज़ों को फैक्टर इन करता है, एक प्राइस और एक ग्रोथ। तो अगर आपका जो पी रेशियो है डिवाइडेड बाय ग्रोथ करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा आपका पैग रेशियो। तो पैग रेशियो क्या है, इसको अगर हम लोग चेक करने का फैक्टर क्या क्या है कि अगर पैग रेशियो एक से ज़्यादा होगा, वन से ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सेल है। इक्वल टू वन है तो वो फेयर वैल्यू में है, लेस देन वन है तो वो अंडर वैल्यूड में है, और लेस देन 0.5 है तो स्ट्रॉन्ग बाय करना है। मतलब ये आपको बता देगा कि अच्छा इस कंपनी का इतना पैग रेशियो चल रहा है तो अभी हमें इसको परचेस करना है, इतना चल रहा है तो हमें इसको सेल करना है, ओके। तो यहाँ से भी आप इसको जज कर सकते हैं। फिर आता है एक रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि कंपनी ने अपने सारे एक्सपेंस, इंटरेस्ट, टैक्स निकालने के बाद उसका क्या रिटर्न आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी।
फिर नेक्स्ट आता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जब कंपनी के कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल में दो चीज़ें आती है, एक इक्विटी कैपिटल और एक लायबिलिटी। ओके, तो इक्विटी कैपिटल मतलब जो पैसा उन्होंने खुद लगाया, ओनर्स कैपिटल, और लायबिलिटी मतलब बाहर का पैसा। तो अगर हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना चाहेंगे तो हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में आपका आ गया इक्विटी भी, और लायबिलिटी मतलब डेब्ट। ओके, तो यहाँ पे बताया क्या कि जो ROCE है वो एक बेटर रिफ्लेक्शन देता है एज कंपैरिजन टू रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ इक्विटी के रिटर्न के बारे में बात करती है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों के रिटर्न के बारे में बात करता है। फिर यहाँ पे आया डेब्ट। डेब्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो डेब्ट है वो बाहर से पैसा उठाते हैं हम लोग, और इस पर हम लोग एक फिक्स्ड इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसको भी जज करने के लिए 3 रेशियोज इसमें आ जाते हैं, जो जिससे पता चलता है कि डेब्ट कंपनी में पूरा कितना है। तो अगर हम लोग डेब्ट टू एसेट्स रेशियो निकालना चाहिए तो हमें को डेब्ट डिवाइडेड बाय एसेट्स करना पड़ेगा, और ये लेस देन 0.5 होना चाहिए। डेब्ट टू कैपिटल मतलब ये जो डेब्ट पोर्शन है वो आपके टोटल कैपिटल का कितना पोर्शन है। ओके, फिर डेब्ट टू इक्विटी मतलब इक्विटी और डेब्ट में कितना परसेंटेज चल रहा है, कि आपकी इक्विटी सिर्फ 10% की और डेब्ट 90% का है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, आपको अपना डेब्ट कम करना पड़ेगा। फिर आता है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको हेल्प करेगा एक कंपनी को देखने के लिए कि ये कंपनी कितना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट शो कर रही है अपने पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से। सिंपल नॉर्मल रिटर्न अगर हम लोग निकालते तो हम लोग ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 डिवाइडेड बाय 3 कर देते तो हमको एक सिंपल एनुअल रिटर्न रेट मिलता है। लेकिन कंपाउंडेड एनुअल रेट जो है वो आपकी एंडिंग वैल्यू और बिगिनिंग वैल्यू ये दोनों को लेता है। ठीक है। एसेट्स टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो बताता है कि टोटल रिटर्न दैट द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज जनरेटिंग फॉर द कंपनी। ओके, कितना नेट सेल्स है आपके टोटल एसेट्स का, क्योंकि कंपनी जो है काम कर रही है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रही होगी, तो वो कितना ज़्यादा उसका सेलिंग है उसके एसेट्स के ऊपर। ओके, करेंट रेशियो, ये एक रेशियो बताता है आपका कि आपकी करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का कंपैरिजन। तो करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी इसका रेशियो बन जाता है। ओके, और एक आइडल होना चाहिए 1.5 से लेके 2 टाइम्स तक। तो हमने सारे जो मेजर फैक्टर थे फंडामेंटल एनालिसिस के वो कवर कर लिए। अब हम लोग कवर करने वाले टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस क्या फॉलो करता है, ये ट्रेंड को फॉलो करता है। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस में पहले अपने को सीखना है कैंडल स्टिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है। ओके, जो कैंडल्स होती है, आप जब चार्ट देखोगे किसी कंपनी का तो उस कंपनी को समझने के लिए हमें कैंडल स्टिक देखना पड़ता है, और कैंडल स्टिक बहुत अच्छा पैटर्न है जो अपने को बता देता है कि उसका ओपन क्या है, लो क्या है, हाई क्या है, क्लोज क्या है। तो आपको 2 तरीके की कैंडल मिलेगी, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल डिस्क्लोज करेगी कि एक शेयर प्राइस के बढ़े हुए हैं, और रेड कैंडल डिस्क्लोज करेगी कि इसके प्राइस डाउन है। तो दोनों में सेम है। आप इसकी जो बॉडी देख रहे हैं, जो बीच का पोर्शन है उसकी बॉडी बोलते हैं, और ये जो सिर्फ एक विक्स है इसको बोलते हैं, इसको विक्स बोलते हैं। ओके, और ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में डिफरेंशिएट कहाँ पे आ रहा है, देखिए ऊपर का जो विक्स है उसको हाई और लो दोनों में सिमिलर है, लेकिन ग्रीन कैंडल है जो वो नीचे से स्टार्ट होती है, तो नीचे उसका ओपन है और क्लोज ऊपर है। और वही जो रेड कैंडल है वो ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे गिरती है, क्योंकि प्राइस डाउन जा रहा है ना, तो ऊपर उसका ओपन होगा और नीचे उसका क्लोज होगा। अब ऐसे ही करके बहुत सारी कैंडल्स हैं जिसको देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो एक स्टार्टिंग करते हैं बुलिश एनगल्फिंग एंड बेयरिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग और बेयरिश एनगल्फिंग दोनों के पैटर्न देख के आपको पता चल जाएगा कि कैसी कैंडल बन रही है। बुलिश मतलब कि मार्केट अब जा रहा है, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि एक पहले एक रेड कैंडल थी, और जो ग्रीन कैंडल अभी बन रही है वो उसको पूरी की पूरी निगल जा रही है।
तो अब जो ट्रेंड पहले चल रहा था बेयरिश, अब वो हो गया बुलिश। वैसे ही बेयरिश एनगल्फिंग में क्या होगा, पहले ट्रेंड चल रहा था बुलिश, अब लेकिन एक ऐसी रेड कैंडल बन गई है कि उसने पूरे के पूरे ग्रीन कैंडल को एक्वायर कर लिया। तो अब मार्केट हो गया है बेयरिश। और ये जो कैंडल हम लोग शो कर रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक 1 डे कैंडल है, ठीक है, एक दिन के पूरे सेंटिमेंट्स इसमें कवर हो रहे हैं। फिर आता है आपका हैमर। हैमर कैंडल बताती है कि आपका ट्रेंड जो है वो कैसा है। अगर आपको ऐसी टाइप की कहीं कैंडल मिल जाए, ठीक है, जिसके शेप हैमर टाइप हो, हथौड़े, ओके, तो देखिए अगर ग्रीन कैंडल है तो ऊपर में जाके इसकी बॉडी बनेगी, और अगर रेड कैंडल है तो उस नीचे में जाके उसकी बॉडी बनेगी। तो यहाँ पे हमको एक पता चल जाएगा कि एक प्राइस रिवर्सल भी यहाँ से हो सकता है, या बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बेयरिश का या बुलिश का। ओके, फिर आती है डोजी। डोजी मतलब बताती है कि जो बायर और सेलर है वो दोनों बराबर के हैं, और यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल का भी संकेत मिलता है। तो ऐसे टाइप के 4 आपको एग्जांपल दिए गए हैं कि पहले वाला जो है एक न्यूट्रल, इसको भी बोला जाएगा कि ये डोजी है। फिर लॉन्ग लेग्ड, ये भी डोजी है। ग्रेव स्टोन, ये भी डोजी है। ड्रैगन फ्लाई, ये भी डोजी है। तो अगर ऐसी आपको कैंडल दिख जाए तो समझ जाना कि यहाँ से कुछ प्राइस में चेंजेस होने वाले हैं भयंकर। फिर आपको बताया था मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडल, ये भी आपको एक ट्रेंड रिवर्सल शो कराता है। तो मॉर्निंग स्टार बोलने से कि मतलब एक रेड पैटर्न के बाद एक ग्रीन पैटर्न स्टार्ट होने वाला है, ओके, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मॉर्निंग, मतलब एक सूर्य उदय होने वाला है। और सेकंड में आता है आपका इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार बताता है कि आपके एक ग्रीन कैंडल के बाद फिर से रेड कैंडल स्टार्ट हो रही है, ओके, तभी आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है। फिर एक कैंडल आती है मारा पूजो। मारा पूजो एक बहुत ही बेहतरीन कैंडल है, जो आपको देखते के साथ पता चल जाएगा कि मार्केट किस वे में जा रहा है। तो ये जो कैंडल है वो पूरी की पूरी, इसमें विक रहेगा ही नहीं, ये पूरी की पूरी ग्रीन होगी या रेड होगी, ओके। तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में अगर ग्रीन है तो यानी बुलिश है पूरा मार्केट, और अगर वैसे ही अगर एक रेड कैंडल बनती है तो यानी बेयरिश है मार्केट। फिर आता है, कैंडल्स की पूरी बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब आपका आता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वो पॉइंट रिफ्लेक्ट करते हैं कि जहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम दिखाया था, ओके, उसने वहाँ वैसे प्राइसेस जहाँ पे उस शेयर ने रिएक्ट किया था, चाहे वो अप का हो कि डाउन का हो, ठीक है। तो वो पॉइंट जब आप प्लॉट कर लेंगे अपने चार्ट पे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट रिएक्ट किया था पास्ट में, तो फ्यूचर में भी रिएक्ट कर सकता है। तो वो पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका आता है पीवट पॉइंट। पीवट पॉइंट कंसिडर करता है आपके हाई लो क्लोज को, और एक पॉइंट्स आपको सजेस्ट करता है कि ये पॉइंट्स आपके क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं और रेजिस्टेंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये हमको एक एजम्पशन दे देता है कि ये आपके सपोर्ट पॉइंट्स हो सकते हैं और ये आपके रेजिस्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। फिर आता है आपका MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो ये जो काम करता है, ये बताता है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस शेयर प्राइस में। ये बाय सिग्नल तब देगा जब ब्लू लाइन क्रॉस ओवर द रेड लाइन, और सेल सिग्नल तब देगा जब ब्लू लाइन क्रॉस बिलो द रेड लाइन। तो जैसे ही नीचे पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी ब्लू लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, क्रॉस कर रही है रेड लाइन को, हमारे ऊपर की जो कैंडल स्टिक है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और जैसे ही वो नीचे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ऊपर भी आप कैंडल्स में देख रहे हैं कि वो नीचे जा रहा है। तो एक इंडिकेटर टाइप है, ओके।
फिर आपका आता है वीवैप, ये होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये शो करता है एवरेज प्राइस एक गिवन टाइम फ्रेम में। तो जब हम चार्ट को एनालाइज करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, 3 आवर्स, 1 डे, वीकली, मंथली। तो ये जो वीवैप है ये 1 डे से नीचे वाले कैंडल्स में आपको अच्छे से शो होगा। जब आप वीवैप वहाँ पे लगाएंगे अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे, मैं तो बोलता हूँ ज़ीरोधा आपको यूज़ करना चाहिए। ज़ीरोधा का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बहुत अच्छा यूआई है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताता है कि वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है एक गिवन टाइम फ्रेम का। जिस टाइम फ्रेम का आप वो सेट करेंगे वो आपको वहाँ का सिचुएशन बता देगा। तो अगर आपकी कैंडल वीवैप से ऊपर क्लोज हो रही है तो आपको एक बाई सिग्नल मिलता है, और वीवैप से नीचे क्लोज हो रही है तो आपको सेल सिग्नल मिलता है। ओके, डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं। और इसका आपको एक कंफर्मेशन ले लेना है MACD लगा के। ओके, सो मार्केट में जब मार्केट ओपन होता है 9:15 से 9:45 तक ट्रेड हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत सारे नए नए ट्रेडर्स आते हैं और मार्केट में बहुत भूचाल मचा रहता है। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, मार्केट का कोई सेंटिमेंट नहीं होता। मार्केट बस एक तरफ भाग रहा है कि इधर गिर रहा है, उधर भाग रहा है, ये चलता रहता है। ओके, तो आप 9:45 के बाद ट्रेड में आएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, मनी फ्लो इंडेक्स बताता है मूवमेंट इंडिकेटर फॉर प्राइस, वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ। ये तीनों चीज़ों को कवर करता है। तो इसकी भी कुछ रेंजेस है। अगर ये 0 to 20 में आता है तो ये एक ओवरसोल्ड पोजीशन बता रहा है। 20 to 80 में आता है तो एक नॉर्मल पोजीशन है, और 80 to 100 आता है तो एक ओवरबॉट पोजीशन है। और इसको हमको कंफर्म करना है MACD इंडिकेटर के साथ। ओके, फिर आता है आपका बॉलिंगर बैंड्स। ये भी बहुत एक अच्छा इंडिकेटर है आपको हेल्प करने में शेयर प्राइसेस के लिए। तो इसका कम्बिनेशन आप MACD और RSI के साथ ले सकते हैं। और ये विंग्स रिफ्लेक्ट करता है अपर बैंड और लोअर बैंड। ब्लू लाइन आप देख सकते हैं, एक अपर बैंड में जा रही है, एक लोअर बैंड में जा रही है। तो जहाँ अपर बैंड में आपका प्राइस कैंडल्स उसे टच करती है, तो मतलब आप समझ जाना कि अब ये सेलिंग के जोन में आ चुका है। और वहीं पे जब वो नीचे की तरफ बैंड को टच करती है तो समझ जाना यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो हमें बाय करना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या शो करता है? ये शो करता है स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेसेस एक गिवन प्राइस लेवल पे। ओके, तो ये अगर बिलो 30 है तो ओवरसोल्ड पोजीशन बता रहा है, और अबव 30 है, अबव 70 है तो ओवरबॉट सिचुएशन बता रहा है। ओके, इसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा बॉलिंगर बैंड और MACD के साथ। ठीक है, फिर मूविंग एवरेजेस में आते हैं। मूविंग एवरेजेस क्या बताता है? मूविंग एवरेजेस आपको ट्रेंड बताता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड बता रहा है प्राइस इज बुलिश इफ़ 20 MA क्रॉसेस द 50 MA। अगर आपका 20 दिन का प्राइसेस आपके 50 दिन के प्राइसेस को क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म कॉल मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड किसको मानेंगे हम लोग? अगर आपका प्राइस जो है बुलिश है, अबव 200 मूविंग एवरेजेस से ऊपर है, मतलब 200 दिनों के जो प्राइस का जो एवरेज था उससे ऊपर है। ओके, इसको आप कंफर्म कर सकते हैं MACD और RSI के साथ भी। ठीक है, फिर एक इंडिकेटर आता है इचिमोकू क्लाउड। इचिमोकू क्लाउड ये मास्टर है सारे इंडिकेटर्स का, जितने भी अभी हमने पढ़ के ऊपर आए हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है। इसमें एक कन्वर्जन लाइन होती है, इसमें एक फास्ट लाइन होती है, ओके, बेस लाइन होती है जो 26 मूविंग एवरेजेस रिफ्लेक्ट करता है, लैगिंग स्पैन होता है। ओके, ये कंफर्म कर देता है सिग्नल ट्रेंड का। ओके, और फ्यूचर डेटा भी ये बता देता है। तो फॉर स्विंग ट्रेडिंग हमें एक दिन की कैंडल टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, और इंट्राडे के लिए हमें 15 मिनट का कैंडल यूज़ करना चाहिए। ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया है सारे टेक्निकल एनालिसिस भी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ठीक है,
ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हमें राइट देते हैं बाय और सेल के लिए एक गिवन स्ट्राइक प्राइस के लिए। ओके। अब ऑप्शंस के टाइप बहुत सारे होते हैं। एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन क्या बताता है? कॉल ऑप्शन हमें एक राइट देता है बाय करने के लिए। तो एक कॉल ऑप्शन की फीचर्स होते हैं कि वो एक अनलिमिटेड प्रॉफिट देता है और एक लिमिटेड लॉस लेता है। ओके। और वहीं जब हम एक कॉल को सेल करते हैं तब हमारा लॉस अनलिमिटेड हो जाता है और प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है। प्रॉफिट यहाँ कैसे कैलकुलेट होगा? अगर हमारा जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो हमारे स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम से ऊपर है, तब हमको जाके प्रॉफिट होगा। पुट ऑप्शन क्या बताता है? पुट ऑप्शन हमें राइट देता है सेलिंग के लिए। ओके। तो जब हम लोग पुट को बाय कर रहे हैं तो हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा और लिमिटेड लॉस होगा। और वहीं पे जब हम पुट को सेल करते हैं तो हमारा अनलिमिटेड लॉस होगा और लिमिटेड प्रॉफिट होगा। ठीक है। प्रॉफिट यहाँ कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट अगर हमारा लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो कम है किससे? स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम से। ओके। अब हम बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ आल्सो नोन एज द करेंसी ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फॉरेन करेंसीज में डील करेंगे। तो वैसे तो बहुत सारे करेंसी पेयर है, लेकिन अगर आपको इंडियन करेंसी पेयर देखने हैं तो वो यूएसडी आईएनआर है, यूरोपियन आईएनआर है, जीबीपी आईएनआर है, जेपीवाई आईएनआर है। ओके। और अगर आपको क्रॉस करेंसी में देखना है तो यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएसडी डॉलर। लेकिन हम लोग इंडिया के हैं तो हम लोग को यूएसडी आईएनआर देखना चाहिए। ओके। अब यूएसडी आईएनआर जो है वो अपने मूवमेंट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग? तो इसका एक सिंपल आंसर है, डाउ जोन्स को देख लो भाई। डाउ जोन्स क्या चल रहा है? अगर डाउ जोन्स अप है तो इंडिया का जो रुपी है वो फॉल करेगा, और अगर डाउ जोन्स डाउन है तो इंडियन रुपीस राइज करेगा। और जो यहाँ पे जो डीलिंग होती है ना वो पिप में होती है। तो एक पिप क्या होता है? वो 4 डेसिमल पॉइंट होता है। एग्जाम्पल 0.0025, क्योंकि बहुत ही स्मॉलर माइनर डिफरेंसेस आते हैं करेंसी पेयर्स में। ओके। तो यहाँ पे आपका रिस्क भी बहुत कम रहता है और प्रॉफिट भी ठीक ठाक रहता है। ओके। तो अब हमें को ट्रेडिंग कैसे करनी है यूएसडी आईएनआर की? तो यूएसडी जो होगी वो बेस करेंसी होगी और आईएनआर होगी अपनी काउंटर करेंसी। मीन्स अगर 75 आईएनआर की वैल्यू चल रही है तो अगर हम लोग 1 यूएसडी की वैल्यू क्या हो गई? 75 रुपीज़। तो ये जो ट्रेडिंग होती है वो रेंज बाउंड में होती है, और बाय एट लो करना है अपने को और सेल करना है हाई पे। तो इसमें हम लोग इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग वीवैप, एमएसीडी और बॉलिंगर बैंड के हेल्प से कर सकते हैं। फिर एक कंसेप्ट आता है पेपर ट्रेडिंग का। पेपर ट्रेडिंग ये क्यों आता है? क्योंकि जैसे अभी आपने मार्केट के बारे में बहुत कुछ जान लिया। ओके। लेकिन आप साथ ही साथ मार्केट में इन्वेस्ट करने चाहोगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे। तो मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप मार्केट को पहले 1-2 दिन समझिए, उसको अपने कॉपी में कि एक्सेल में ट्राई कीजिए कि जैसे मैंने आज 100 रुपये में शेयर खरीदा, नेक्स्ट डे उसकी वैल्यू क्या हो गई? 110 हो गई कि 105 हो गई। ठीक है। और कब मुझे ख़रीदना चाहिए था, कब मैं ख़रीदता तो ज़्यादा प्राइस मिलता, कब सेल करता तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होता। तो ये सब के लिए आपको पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। तो पेपर ट्रेडिंग करने के लिए भी हमने एक प्रॉपर एक्सेल बना रखी है, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट में अब आ चुके हैं और बहुत सारे टर्म्स होते हैं यहाँ पे, तो वो जानना भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो रन होती है उसके ओनर्स द्वारा। ओके। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स जो कंपनी को फॉर्म करते हैं स्टार्टिंग उसके इनिशियल स्टेज में, आप उसको पार्टनर्स भी बोल सकते हैं। कैपिटल क्या होता है? कंपनी जब नई नई फॉर्म होती है तो कितने कैपिटल से फॉर्म हुई, मतलब उसके पार्टनर्स ने कितने पैसे लगाए इस कंपनी में।
अब शेयर्स क्या होता है? शेयर्स एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ओनर्स के इक्विटी का। जब ये शेयर्स कंपनी के स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं तो मतलब ओनर जो है अपनी इक्विटी को बेच रहा है जनरल पब्लिक को, ठीक है। अब एसेट्स क्या होता है? एसेट्स होती है प्रॉपर्टी बिजनेस की, ओके, प्लांट एंड मशीनरी सारी चीज़ यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है ऑब्लिगेशंस कंपनी की जो उसे पे करना है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस हर मंथ ईयरली प्रिपेयर होता है। ये बताता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है उसके सारे खर्चे काटने के बाद। बैलेंस शीट क्या बताती है? बैलेंस शीट बताती है परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ओके, कि पूरे साल में फर्म कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, ओके। कैश फ्लो बताता है आपके कि कंपनी का इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश किस हिसाब का है, कहीं ये कैश डेफिशिट तो नहीं है। क्वार्टर रिजल्ट्स, हर 3 महीने में आपका क्वार्टर रिजल्ट आता है, तो ऐसे हो गए 4, साल में 4 बार। एनुअल रिजल्ट, क्वार्टर रिजल्ट तो आता ही आता है, लेकिन कंपनीज को अपने एनुअल रिजल्ट्स में मतलब साल भर के परफॉर्मेंस को एक फॉर्म में लाना पड़ता है, उसको बोलते हैं एनुअल रिजल्ट्स। नेट प्रॉफिट और लॉस क्या बताते हैं कि मतलब अपने को नेट सारे एक्सपेंस वगैरह काटने के बाद प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। फिर आपका डिविडेंड आ जाता है। डिविडेंड बताता है कि कंपनी के पास जब सरप्लस कैश होता है और वो अपने ग्रोथ में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही क्योंकि वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी कंपनी है, वो ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर रही है, तो अब जो शेयर होल्डर है उनको रिवॉर्ड करने के लिए कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ओके। शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिनके पास कंपनी के शेयर है। एक्स डेट क्या होता है? एक्स डेट एक वो डेट होता है जो रिकॉर्ड डेट से पहले आता है। अब रिकॉर्ड डेट क्या है? रिकॉर्ड डेट एक डेट है जो फिक्स किया जाता है किसी भी इवेंट के लिए। अब वो चाहे इवेंट डिविडेंड का हो कि कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया हो, कंपनी ने राइट इशू डिक्लेयर किया हो, कि कंपनी ने स्प्लिट डिक्लेयर किया हो, ओके। तो सबके लिए एक प्रॉपर रिकॉर्ड डेट होता है और उसके एक दिन पहले को बोलते हैं एक्स डेट। अब बोनस क्या होता है? कंपनी अपने रिजर्व्स और सरप्लसेस से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर्स देती है, उसको बोलते हैं बोनस। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू जब कंपनी को एडिशनल मनी रेज करना है आईपीओ के अलावा, तब कंपनीज नए फ्रेश इशू शेयर्स अपने मार्केट में उतारती है। लेकिन मार्केट में उतारने से पहले वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछती है कि क्या भैया आप इस शेयर को लेंगे, और वो जो शेयर ऑफर प्राइस करती है वो मार्केट प्राइस से कम होता है, तो एक मतलब एक बेनिफिट है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। स्प्लिट क्या होता है? स्प्लिट होता है रिड्यूसिंग द फेस वैल्यू ऑफ ए कंपनी। अब जैसे मैंने बताया कि फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये चल रहा था, तो अभी कंपनी ने उसको रिड्यूस करके 5 कर दिया। ये तब कंपनी करती है जब उसके शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है मार्केट प्राइस में, ओके, और जनरल पब्लिक उस शेयर को ले नहीं पाती। जैसे अभी एमआरएफ का 60 है, 70,000, 80,000, 90,000 का शेयर है, तो जनरल पब्लिक का तो इन्वेस्टमेंट ही उतना 90,000 का होता है, वो कहाँ से बेचारा एफर्ट कर पाएगा उस शेयर को लेने के लिए। तो अगर ये हो जाए स्प्लिट तो वो शेयर वैल्यू कम हो जाएगी, 1,000, 2,000, 5,000 हो जाएगी, तब हम जाके उसके कुछ शेयर्स ले पाएंगे। बोर्ड मीटिंग, तो हर कंपनी को अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग अरेंज करते हैं और कंपनीज के कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग, हर सारी कंपनी को साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है और इसमें वो डिसीजन लेते हैं डिविडेंड्स के, मर्जर्स के, बहुत सारी कंपनीज के प्लान्स के बारे में, एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में, ओके। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स होता है आउटसाइड लाइबिलिटीज जिसको एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ता है, ठीक है। मार्केट ट्रेडिंग सेशन, तो हमारी जो इंडियन मार्केट है वो सुबह 9 बजे से खुलता है 3:30 बजे तक। ऐसे एक्चुअली 9:15 बजे से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, लेकिन 9 बजे से 9:07 तक एक बफर टाइम होता है जहाँ से हम लोग उस शेयर के लिए, चाहे आपको बाय करना हो सेल करना हो, तो आप एक बिड लगा सकते हैं, ओके। और 9:07 से लेके 9:15 तक आपको वेट करना पड़ता है। 9:15 पे मार्केट ओपन हो जाता है सभी के लिए,
ठीक है। अब गैप अप और गैप डाउन क्या होता है? अब जब कंपनी 3:30 बजे स्टॉक मार्केट बंद हो चुका है और 3:30 के बाद कुछ कंपनीज़ में बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है पूरे दिन भर, अगले ट्रेडिंग सेशन से पहले तक। तो अगर कंपनी में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी खबर आई है, बहुत बुरी खबर आई है, तो मार्केट ओपन होने से पहले उस पर रिएक्ट हो जाता है। ठीक है। तो मार्केट ओपन जिस प्राइस में होगा वो प्राइस और क्लोज प्राइस समान नहीं हो सकते। ठीक है। अगर उसमें कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो समान हो सकता है, लेकिन वो जो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं उसको, वो चेंज हो जाएगा और वही गैप अप और गैप डाउन में हेल्प करता है। अब बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर क्या होता है? जब अगर हमको शेयर्स बाय करना है तो हम एक बाय ऑर्डर लगाते हैं, सेल करना है तो हम सेल ऑर्डर लगाते हैं। मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि मार्केट ऑर्डर मतलब जब हम बाय और सेल ऑर्डर लगा रहे हैं तो अब हम लोग आइदर एक आपको ऑप्शन मिलता है मार्केट ऑर्डर। अगर जब आप उसको क्लिक कर देंगे तो ये आपको बताएगा कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसमें आइदर वो बाय हो जाएगा या सेल हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर ये फैसिलिटी देता है कि आपको एक स्पेसिफिक प्राइस में बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। ओके। ब्रैकेट ऑर्डर हेल्प करता है इंट्राडे वालों को, मतलब डे ट्रेडर वालों को स्टॉप लॉस और टारगेट वो एट ए टाइम सेट कर सकते हैं। कवर ऑर्डर क्या करता है? ये कवर ऑर्डर जब एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रेड अलॉन्ग विद द स्टॉप लॉस, तो जब हम लोग ट्रेड में एग्जीक्यूट करते हैं तभी हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा देता है। स्टॉप लॉस क्या है? वो एक प्राइस है जहाँ पे अगर वो करेंट प्राइस टच कर जाता है तो हमारा ट्रांजैक्शन, जो हमारा ट्रेड है, वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। मतलब वो प्राइस जो हम, भाई हम इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते या इतना हमारा टारगेट है, तो ये हमें स्टॉप लॉस हेल्प करता है। स्टॉप लॉस मार्केट क्या करता है? स्टॉप लॉस मार्केट अगर आप सेट कर दोगे तो ये आपका मार्केट रेट में स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है। एएमओ क्या होता है? अब जब मार्केट क्लोज हो गया है और हमको फिर भी ऑर्डर लगाना है, हम जिद्दी है भाई, हम तो ऑर्डर लगाएंगे, तो ये जो होता है ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद के ऑर्डर्स अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए, फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। ओके। तो ये भी एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है ज़ीरोधा में, तो आप ज़ीरोधा को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं बार बार ज़ीरोधा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ज़ीरोधा बहुत अच्छा इंटरफेस देता है और इसमें सिंपली आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके। प्री मार्केट ओपन ऑर्डर्स, मैंने बताया ना, 9 से लेके 9:06 तक आप मार्केट में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शंस है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये पूरे के पूरे मार्केट में जो इंडेक्स चल रहे हैं, ओके, उस पे ये अपना पुलिंग दिखाता है। ओके, मतलब एक पुल है सारे इंडेक्स का। तो अगर आपको निफ्टी 50 के सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको कुछ 70-80 हज़ार रुपये, 1-1.5 लाख 2 लाख ऐसे लग जाएंगे अगर उसके सारे शेयर खरीदते हैं। तो वैसे नहीं करके ईटीएफ अगर आप निफ्टी 20 लेंगे तो निफ्टी 20 होता है आपके निफ्टी 50 के इंडेक्स का पुल। तो अगर आपको ईटीएफ 1000 रुपये में मिल जा रहा है, ठीक है, तो आप वो लेना पसंद करेंगे। तो वही ईटीएफ आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है। ठीक है। डिलीवरी, मतलब मैंने शेयर खरीद लिए और मैंने उसे आज नहीं बेचा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ जाएंगे T+2 डेज़ में। तो जैसे अगर मैंने मंडे को परचेज़ किया तो वो शेयर्स मेरे वेडनेसडे में क्रेडिट हो जाएंगे। ब्रोकरेज क्या होता है? ब्रोकरेज जब आप किसी ब्रोकर के थ्रू उसका ऐप यूज़ करते हैं तो वो आपको एक ब्रोकरेज देना पड़ता है। ठीक है। पहले तो बाय में भी ब्रोकरेज देना पड़ता, सेल में भी देना पड़ता था, लेकिन आजकल के ब्रोकर्स आपको सिर्फ सेलिंग में चार्ज करते हैं। लिवरेज क्या होता है? अब आप किसी ब्रोकर फर्म के कस्टमर हैं तो वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ओवर ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। आपके पास सिर्फ 1000 रुपये, लेकिन आप ट्रेड कर सकते हैं 10,000 के लिए भी। ठीक है। तो ये एक लिवरेज होती है, मतलब उधारी में आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। ओवर एंड अबव योर कैपेसिटी। मार्क टू मार्केट, ये बताता है कि जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं
तो चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, वो आपको एडजस्टमेंट दिखाता है आपके अकाउंट में कि भैया ये आपके इस दिन का समरी है, आपको इस दिन ये लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, वो आपके अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है। अब कुछ टर्म है EQ बोलते हैं, यानी ये स्टैंड होता है इक्विटी के लिए, और यहाँ पे इंट्राडे पॉसिबल है। तो ये आपको सिंबल्स जो है वो आपको NSE की वेबसाइट मिल जाएंगे जब आप किसी शेयर को सर्च करेंगे। जैसे अगर आप TCS को सर्च करते हैं तो TCS का एक पेज खुल जाएगा और उसमें आपको सिक्योरिटी के साइड में उसका ये कुछ सिंबल शो करेंगे, EQ शो करेगा, तो मतलब ये अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग है। ओके, BE शो करता है, मतलब ये बुक एंट्री है। आप इस शेयर में तभी ट्रेड कर पाएंगे जब ये आपके पास अवेलेबल हो, मीन्स आपको बाय करने के लिए आपके वो अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए शेयर्स ऑलरेडी, और सेल करना है तब भी वो आपके अकाउंट में पहले से रहना चाहिए, तभी आप सेल कर पाएंगे। तो ये बुक एंट्री इन द सेंस आपके अकाउंट में वो अवेलेबल होना चाहिए, इसमें आप इंट्राडे वगैरह नहीं कर पाएंगे। BL बोलता है दिस इज़ द सीरीज फॉर फैसिलिटिंग ब्लॉक डील्स, माने बड़ी बड़ी डील्स, मिनिमम क्वांटिटी 5 लाख शेयर्स या मिनिमम वैल्यू 5 करोड़ की। ओके, ये एक सिंगल विंडो में डील होती है, 35 मिनट के लिए ओपन होता है, 9:15 से 9:50 के लिए। BT क्या है? BT दिस सीरीज प्रोवाइड एन एग्जिट रूट स्मॉल इन्वेस्टर के पास, जिसका फिजिकल फॉर्म में शेयर्स रखे हुए और उनकी मैक्सिमम कैप है 500 शेयर्स। अब BZ कैटेगरी क्या है? BZ कैटेगरी ये ब्लैक लिस्टेड कैटेगरी है, जो सेबी के एक्सचेंज के रूल्स मानते ही नहीं हुए, बड़े ढीठ है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय टुडे सेल टुमारो इंट्राडे कुछ अलाउड नहीं है, आपको इनसे दूर रहना है। GC बताती है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, भाई ये बहुत सेफ़ है, सिक्योरिटीज़ ट्रेजरी बिल्स है। ओके, IL बताती है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आके ट्रेड करेंगे, आप नहीं जा सकते, नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं जा सकता। ठीक है भैया, अभी तक हमने सारे मार्केट के बारे में पता कर लिया, सब कुछ कर लिया, सारी एनालिसिस देख ली। अब आता है टैक्स। हमारे पास शेयर्स खरीदने बेचने की इनकम हो रही है, अब भैया गवर्नमेंट को भी तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टैक्स वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारा शॉर्ट टर्म क्या होता है और लॉन्ग टर्म क्या होता है। शॉर्ट टर्म, अगर हमने शेयर परचेज़ किया और उसे सेल कर दिया 1 साल के अंदर, तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, और उसे हमने 1 साल से ज़्यादा रखा तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। सिंपल। अब अगर अपने को शॉर्ट टर्म गेन होता है या लॉस होता है, अगर हमने शेयर को सेल कर दिया उसके परचेज प्राइस से ज़्यादा में, तो अपने को क्या हो गया? शॉर्ट टर्म गेन हो गया, और उसका वाइस वर्सा क्या हो गया? शॉर्ट टर्म लॉस हो गया। तो शॉर्ट टर्म जो गेन हुआ उस पर टैक्स लगता है सीधे के सीधे 15%। ओके, चाहे आपका कोई भी टैक्स स्लैब हो। ठीक है, तो अगर, लेकिन यहाँ पे एक छूट दी गई है कि अगर आपका टैक्स स्लैब 2.5 लाख में आता है और आपका 2.5 लाख से भी आपकी कम इनकम है, ओके, और आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, और ये जो आप शेयर से जो पैसे कमा रहे हैं वो आपकी इनकम में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस शेयर की इनकम को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं और 2.5 लाख तक वहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं स्लैब में, और जो बाकी जो पैसा बचा शेयर की इनकम से उस पर आप 15% दे सकते हैं। अब जो प्रॉफिट की बात होगी, अब जो ये लॉस है, शॉर्ट टर्म लॉस है, उसका क्या? इसको आप कैरीड फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 सालों तक के लिए। ओके, और इसको आप लोग एडजस्ट करते सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के साथ, शॉर्ट टर्म गेन के साथ, या लॉन्ग टर्म गेन के साथ, दोनों में आप किसी में भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस। अब जब आपने शेयर्स बेचे आपके परचेज प्राइस से ज़्यादा, तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर कम में बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। इस पे क्या टैक्स है? इस पे टैक्स है 10% अगर आपका कैपिटल गेन एक्सीड होता है 1 लाख से ज़्यादा। ओके, और यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस।
अब आप अपने लॉन्ग टर्म लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और लेकिन ये सिर्फ एडजस्ट होगा लॉन्ग टर्म गेन्स में। ठीक है। अब आपने टैक्स भी दे दिया, सब कर लिया, लेकिन आप जो आईटीआर फाइल करेंगे वो किस में करेंगे भाई? ये आपकी क्या इनकम है? ये आपकी बिजनेस इनकम है कि आपकी कैपिटल गेन है? तो यहाँ पे बहुत एक कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए बताया गया कि अगर आपकी जो ट्रेडिंग है वो सिग्निफिकेंट है, शेयर ट्रेडिंग है, तो वो आपकी बिजनेस इनकम में आएंगी। यानी आप एक डे ट्रेडर है या आप फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो भैया आप बिजनेस इनकम में इसको मान लो और ITR 3 भर दो। लेकिन आप शेयर्स में जो खरीद लिया है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसको में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपकी, इनसिग्निफिकेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी है आपकी, तो आप उसको कैपिटल गेन ट्रेड करो और ITR 2 भर दो। तो मैंने बताया कि वहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत रहता है लोगों को कि ये इसको कैपिटल गेन ट्रेड करे कि बिजनेस इनकम ट्रेड करे। तो गवर्नमेंट ने भी बता दिया, इनकम टैक्स ने बता दिया कि भैया ये हम आप पे छोड़ते हैं कि आपको इसको क्या ट्रीट करना है। अगर आप बोलेंगे कि भैया ये मेरी बिज़नेस इनकम है तो हम इसको बिज़नेस इनकम ट्रीट करेंगे, आप बोलेंगे ये मेरी कैपिटल गेन है तो हम इसको कैपिटल गेन ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार बोल दिया कि ये मेरी बिज़नेस इनकम है, तो बाकी सारे सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में आपको इसको अपनी बिज़नेस इनकम ही माननी पड़ेगी। ओके। तो ये इंटेंशन लोगों की डिपेंड करती है। अगर हम इसको सोचते हैं कि ये हमारा जो शेयर्स है हमने इसको स्टॉक की तरह होल्ड कर रखा है, तो हम उसको बिज़नेस इनकम मानेंगे। और अगर उसको हम सोचते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट की हिसाब से हमने रखा है, तो उसको कैपिटल गेन मानो। ठीक है। तो भाई यहाँ पे अपना सारा बेसिक्स टू एडवांस्ड कवर होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप एक कॉन्फिडेंट होके मार्केट में एंट्री ले पाएंगे और ट्रेड कर पाएंगे और उसमें एक्सेल कर पाएंगे। ठीक है। मेरा मोटिव यही है कि आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाओ जिससे आप मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमाएं। मार्केट में लोग पैसे अच्छे कमाते भी हैं, गंवाते भी हैं, लेकिन कुछ आपको नहीं पता है तो आप पैसे लूज़ ही करोगे। तो इससे बेटर है आप कुछ जान के मार्केट में ट्रेड लो। ठीक है। सो ए बिग थैंक यू आप सभी का। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड बूम्स। थैंक यू फॉर नाउ।